नमस्कार साथियों, कल हमने बात की पंचायती राज के सिलेबस के बारे में, उसके पाठ्यक्रम को देखा। तो मैं चाहता तो आज से क्लासेस शुरू कर सकता था। हमने बात की थी कि भारत में पंचायती राज के बारे में हमारा पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ये समझाना चाहता हूँ कि आखिर पंचायती राज की आवश्यकता पड़ी क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे कारण क्या रहे। अगर आप इन चीज़ों को स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं तो यकीनन पंचायती राज को समझना बड़ा आसान होगा। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा इस बात को कहूँगा कि आपको बहुत ही पेशेंस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ इस बात को समझना है कि पंचायती राज की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर आप इस बात को नहीं समझ सके तो पूरे सिलेबस को समझना आपके लिए बड़ा ही कठिन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पंचायती राज की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे तथ्यों को देखते हैं, कारणों को देखते हैं। देखिए, अगर मैं प्राचीन इतिहास से बात करूं, प्राचीन काल की बात करूं, तो चाहे मैं मौर्य वंश की बात करूं या इसके और पहले की बात करूं, थोड़ा सा वैदिक काल की बात करूं, तो उस समय भी ग्राम सभा या पंचायतों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उस समय भी जब राजा निर्णय लेता था तो सभा, समिति, विदथ, ये जो संस्थाएं होती थी, इनके परामर्श से सलाह लिया करता था। हमें यहाँ तक कि वैदिक काल में तो ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है, ग्रामणी मिलता है। और यहाँ तक कि एक बात और समझ में आती है कि जो शासन था, शासन की सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी, यानी ग्राम से भी छोटी इकाई कुल हुआ करती थी। जैसे कि आज हमारी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हम ग्राम को मान सकते हैं, लेकिन उस समय ग्राम से भी छोटी इकाई थी कुल, है ना। कुल का जो मुखिया होता था और ग्राम का जो मुखिया होता था, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी उस समय कहा जाता था। वैदिक काल की बात है, जब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनके द्वारा हमें उस काल की जानकारी मिलती है। धीरे धीरे यहाँ पर शासन बढ़ता गया। मौर्य काल में भी हमें ग्राम के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य में विस्तृत रूप से हम ग्राम के बारे में चर्चा करते हैं। फिर थोड़ा सा मध्यकाल में आते हैं तो हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य में कहीं ना कहीं ग्रामों की स्थिति, ग्राम पंचायतों की स्थिति थोड़ी सी पतन की ओर गई। क्यों? क्योंकि जमींदारों और वहां पर कई ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिसके कारण ग्राम पंचायत की जो स्थिति थी उसका पतन होने लगा। खैर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्राचीन इतिहास से देखते आए हैं। ब्रिटिश में भी अगर हम बात करें, ब्रिटिश काल के टाइम पे, तो 1882 में लॉर्ड रिपन का जो प्रस्ताव था, जिसके द्वारा हम उसे कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, ये सभी चीजें विस्तृत रूप से होती गई और धीरे धीरे ग्राम पंचायत के रूप में उभर कर सामने आने लगी। स्थानीय स्वशासन यानी यहां पर जिसे हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का उदय होने लगा। लेकिन बात यह आती है कि सर, वास्तव में ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करें, नगर पालिका की बात करें, तो इसके ऊपर इतना जोर क्यों दिया गया और कारण क्या रहे कि स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज का जो एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में जोड़ा गया। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। 1947 की बात है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के समय आप जानते हैं 1946 में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जब संविधान के निर्माण का कार्य चल रहा था, संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो विभिन्न समितियों के द्वारा यहां पर कई सिफारिशें दी जा रही थी, संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन उस समय एक समस्या थी कि पूरे संविधान के निर्माण में कहीं पर भी स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही थी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, किंतु महात्मा गांधी की बातों को संविधान सभा द्वारा कई बार मान लिया जाता था। कई तथ्य ऐसे होते थे जहां पर देखा जाता था कि इन बातों को मान लिया गया। संविधान सभा में जब प्रारूप लिखने प्रारंभ हुए, प्रारूपों का निर्माण प्रारंभ हुआ, उस समय भी स्थानीय स्वशासन की बात नहीं की गई। लेकिन जब लोकतंत्र की बात आती है, स्वस्थ लोकतंत्र या अच्छे लोकतंत्र की बात आती है, तो अच्छे लोकतंत्र में स्थानीय स्वशासन और सत्ता का विकेंद्रीकरण होना बड़ा ही जरूरी है। लेकिन चूंकि पूरे संविधान के निर्माण में इस बात को नहीं किया गया, तो यहां पर समस्या उभर कर सामने आने लगी। तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी द्वारा पंचायतों के गठन को लेकर मांग की गई और
अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, जो संविधान का भाग 4 है। तो संविधान के भाग 4 में इसका जो आर्टिकल है 40, अनुच्छेद 40 में स्थानीय जो आपका ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई। इसमें जो सबसे ज्यादा रोल रहा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा महात्मा गांधी का, क्योंकि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के सपने को देखते थे। उनका कहना था जिस दिन लोकतंत्र में स्थानीय स्वशासन को यहां पर देखा जा सकता है, उस समय स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। तो आर्टिकल 40 में स्थानीय स्वशासन को यहां पर या ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तित नहीं है। अगर आपने इस बारे में पढ़ रखा है तो आप अच्छे से जानेंगे। जैसे कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में आप न्यायालय जा सकते हैं, किंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब यह होता है कि मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। यानी अगर आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन नहीं किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इसी कारण बाद में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और पंचायतों का गठन किया गया। ये बहुत सारी चीजें थी। तो महात्मा गांधी का कहना था कि पंचायतों का गठन होना चाहिए, स्थानीय स्वशासन को सत्ता में यहां पर भागीदारी बनना चाहिए, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए बल्कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शासन में एक निचले स्तर का व्यक्ति भी स्वयं निर्णय ले सके, उसकी बातों को माना जा सके, इसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो दो बातें हैं यहां पर, सत्ता का केंद्रीकरण और सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता के केंद्रीकरण का मतलब है जितनी भी शक्तियां हैं, ये शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में रहेगी। और सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब है यहां पर जो शक्ति है, इस शक्ति को हम धीरे धीरे बांट देते हैं, है ना। ये दोनों चीजें थी। तो जब सत्ता का केंद्रीकरण होने लगा तो केंद्रीकरण में एक समस्या ये आती है कि सत्ता के केंद्रीकरण में जो व्यक्ति सबसे ऊपर होता है वह निरंकुश हो सकता है, क्योंकि उसकी बातों को सभी को मानना पड़ता है, वही सर्वे सर्वा होता है। तो निरंकुश यहां पर राजतंत्र आ सकता है, यहां पर समस्याएं पैदा होने लगती है और वह सही निर्णय नहीं ले पाता। जैसे कि इतिहास की बात करते हैं तो जब राजा निरंकुश होता था, राजा सर्वोसर्वा होता था, राजा के पास सारी शक्तियां होती थी, राजा अपनी हर एक बात को मनवा सकता था, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर राज्य सही ढंग से नहीं चलता था। लेकिन जब सत्ता का विकेंद्रीकरण कर लिया जाता है तो राज्य सही तरीके से चलने लगता है। शायद आप अभी भी नहीं समझे होंगे तो मैं एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। आपने देखा होगा कि परिवार का विघटन क्यों होता है, परिवार बढ़ता क्यों है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि शक्ति केवल एक व्यक्ति के हाथ में होती है। जिसे मान लीजिए आपके घर में आपके बड़े भाई के हाथ में पूरी शक्ति है, छोटे भाई को यह अनुमति ही नहीं है कि वह कुछ कर सके, उसके पास कुछ भी शक्ति नहीं है, कोई सा भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके बारे में वह निर्णय ले सके। तो यहां पर विरोधाभास आ जाता है, यहां पर चीजों में विरोध आने लगता है, क्योंकि उसके पास कुछ शक्ति नहीं है, उसे उसकी बात मानना ही पड़ता है। धीरे धीरे जो विरोध होता है वह विघटन की ओर ले जाता है, परिवार को बांट देता है कि भाई आप आपके हिसाब से करिए, हमारा काम हमारे हिसाब से करेंगे, हमारे निर्णय हम ही ले लेंगे। कहने का मतलब सत्ता के केंद्रीकरण के कारण विघटन हो जाता है, जबकि सत्ता के विकेंद्रीकरण के कारण कार्य अच्छे ढंग से होने लगता है। तो यहां पर सत्ता के केंद्रीकरण को महत्व नहीं दिया गया, महत्व दिया गया सत्ता के विकेंद्रीकरण को। इसके पीछे और क्या कारण है? जैसे मान लीजिए सत्ता के केंद्रीकरण में यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। अब यहां पर बहुत सारे ग्राम हैं, है ना। इस व्यक्ति ने निर्णय लिया कि ग्रामों के लिए हम सड़कों का निर्माण करेंगे, सभी ग्रामों में सड़कें होंगी। तो ठीक है साहब, यहां पर सड़कें होगी, यहां पर होगी, यहां पर होगी, सभी ग्रामों में सड़कें होगी। ऐसी बात जो केंद्र में बैठा व्यक्ति था इसने कहा।
लेकिन अगर आप ग्राम से बिलोंग करते हैं तो आप जानते हैं कि हो सकता है कि इस गांव की समस्या कुछ और हो। मान लेते हैं यहां पर वास्तव में सड़क की ही समस्या थी, तो यहां पर तो यह नीति प्रभावी हुई, किंतु इन गांवों में कुछ और समस्या थी। हो सकता था यहां पर पानी की व्यवस्था नहीं हो, तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी। हो सकता था यहां पर सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए थी। हो सकता था यहां पर कृषि के साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए थी। यानी हर एक गांव की समस्या अलग अलग है, हर एक गांव में अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर नीति क्या बनी कि यहां पर सड़क बनना चाहिए, तो केवल एक गांव को फायदा मिल सका, सभी को वे फायदा नहीं मिल सका। तो क्या इस तरीके से लोकतंत्र अच्छा होगा या नहीं होगा? तो हमें बात समझ में आ गई कि इस तरीके से स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी विकेंद्रीकरण में शक्तियां जो होती है, जो पावर होती है, वे थोड़ी सी बट जाती है। तो हमने कहा साहब आप यहां पर जो है धीरे धीरे इस सत्ता को आप बांट दीजिए, तो सत्ता का बंटवारा हो गया। अब यहां पर जो व्यक्ति है, समझना आप, सत्ता का बंटवारा हो गया। अब मान लेते हैं यहां पर कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास जल की व्यवस्था नहीं है, तो ये बात यहां पर पहुंची। तो इसने कहा अच्छा जल की व्यवस्था नहीं है, ठीक है जल की व्यवस्था करते हैं। इसने कहा साहब हमारे यहाँ सड़क नहीं है, ठीक है सड़क की व्यवस्था करते हैं। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण में जब शक्तियों का बंटवारा हुआ और ग्राम स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर शासन में लोगों की भागीदारी बढ़ी, तो इससे स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण हुआ। कहने का मतलब जैसे आप ग्राम से बिलोंग करते हैं, आपकी एक समस्या है, आपने उस समस्या को बताया और उस समस्या का निपटारा हुआ, तो इसका मतलब लोकतंत्र स्वस्थ है, स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण हुआ। किंतु मान लेते हैं आपके लिए नीतियां पहले से ही बन गई और वह नीतियां आपकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, तो फिर यहां पर स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कैसे संभव है? तो पंचायती राज में सीधी सी बात यह है कि जो सत्ता है, इस सत्ता का विकेंद्रीकरण होना बड़ा ही जरूरी है। और सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, और सत्ता के विकेंद्रीकरण में जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट थी, केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियां आ गई, राज्य सरकार के पास कुछ शक्तियां आ गई। यानी अब हर व्यक्ति अपने अनुरूप अपने कार्यों को कर सकता है। यही स्थानीय स्वशासन की विशेषता है। स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी विशेषता है कि व्यक्ति अपने कार्यों को, अपने निर्णय को स्वयं ले सके, इसे कहते हैं हम स्थानीय स्वशासन। तो साथियों, पंचायती राज की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात को आप समझ गए होंगे कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना बड़ा ही जरूरी था, ताकि हमारे निर्णय हम ले सके और एक अच्छी गवर्नमेंट का, अच्छे शासन का निर्माण कर सके, जिसमें भागीदारी स्थानीय स्तर पर, यानी एक निचले से निचले स्तर पर भी लोगों की हो सके। और लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का तंत्र, यानी जनता द्वारा किया जाने वाला शासन ही लोकतंत्र होता है। इसलिए पंचायती राज की हमें विशेष रूप से आवश्यकता पड़ी। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम पंचायती राज की क्लासेस शुरू करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत में पंचायती राज के बारे में, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि वैदिक काल में पंचायतों का गठन क्या था, ग्राम कैसे थे, उसके बाद मौर्य काल में क्या था, उसके बाद मध्य काल में क्या था, ब्रिटिश काल में क्या था, कैसे भारत में पंचायती राज का विकास हुआ और कौन कौन सी समितियां पंचायती राज से संबंधित बनी। एक एक चीजों को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और बाद में हम बात करेंगे कौन कौन से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने कह सकते हैं जो प्यार इन वीडियोस को जताया है। मैंने देखा कि मैंने कुछ वीडियो जो अभी अपलोड किए थे हाल ही में, उन पे कई व्यूज आ गए हैं, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि मेरा मार्गदर्शन, मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें आपको सही लग रही है। कोशिश करता हूं कि आपके कमेंट के जवाब दे पाऊं, और लगातार पंचायती राज को पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ये कहीं ना कहीं आपको फायदा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।